अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना शहजाद कमर, हाजिर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। और टुडेस टॉपिक इज हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय एना मैकेंजे, chapter number 9 part 2, book 2. So today's topic is really important topic because from this topic we have a number of questions and the words for synonyms according to the examination point of view. ठीक है जी, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं। ठीक है, ये असल में एक रिसर्च आर्टिकल है जो एना मैकेंजे ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में वो हमें समझाना चाहती हैं द रिलेशनशिप ऑफ हंगर, फेमाइन मीन्स हंगर एंड फेमाइन। फेमाइन मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि फेमाइन होता क्या है या हंगर क्या है। देन पॉपुलेशन, ठीक है, हंगर एंड फेमाइन का पॉपुलेशन से क्या रिलेशनशिप है ये अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी फेमाइन इन रिलेशन विद पॉपुलेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइटल के बारे में बताऊंगा कि टाइटल क्या है। हंगर एंड पॉपुलेशन, वही बात जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्सप्लोजन यानी भूख और आबादी का धमाका। इसके कहने का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कि जब आबादी और भूख मिल जाते हैं तो वो यकीनन डेथ का बायस बनते हैं। दिस एक्सप्लोजन मीन्स डेथ। दिस एक्सप्लोजन मीन्स डेथ, डेथ ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट अर्थ जो है उसके मुतालिक बात की गई है कि आबादी और भूख जो है ये एक दिन इस प्लैनेट अर्थ की डेथ का बायस बन सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात डिस्कस की गई है इसमें वो फेमाइन डिस्कस किया गया है। द राइटर हैज़ डिस्कस्ड एंड डिफाइंड दैट व्हाट इज अ फेमाइन। फेमाइन क्या होता है? फेमाइन से मुराद क्या है? सबसे पहले तो उसने डिफरेंस ऑफ फेमाइन एंड हंगर उसने बयान किया है। उसने कहा है जी कि एक तो होती है जनरल हंगर, आम हंगर, आम भूख जो होती है। जैसे कि हम घर आते हैं, जब हमें खाने की तलब होती है, हम मैच खेल कर आए हैं या कोई भी हम वर्कआउट करके आए हैं, काम करके आए हैं, जब हम घर आए तो हमें भूख लगी हुई है और हम कहते हैं कि आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग मीन्स क्या है कि मैं भूख से मर रहा हूं। बट दैट इज नॉट हंगर, एक्चुअल हंगर, दैट इज नॉट अ फेमाइन। ये असल भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ निवाले लेने से, स्लाइस खाने से, खाना खाने से वो हमारी भूख खत्म हो जाती है। असल भूख क्या होती है? असल भूख से मुराद वो भूख है जब कभी भी इंसान को पेट भर के खाना नहीं मिले, आपको कभी भी इतना खाना ना मिले जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं। एंड आफ्टर एवरी मील व्हेन वन इज in search for the next meal he is actually hungry। ठीक है जी, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर नाइजेरिया है और उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान में बहुत सारे आपको ऐसे एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ही वीक नज़र आते हैं, कमज़ोर नज़र आते हैं, जहाँ पर जो है वो हर टाइम भूख रहती है। तो ऐसे इलाकों में हम उन लोगों को देख सकते हैं जो हंगर स्ट्राइकन होते हैं। ठीक है जी, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे मिल जाते हैं। सो व्हाट हैपन्स, राइटर बताती हैं कि हंगर से मुराद है हमेशा भूख रहना। ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने हंगर को डिफाइन किया। देन शी टॉक्स अबाउट फेमाइन, दैट व्हाट इज अ फेमाइन। अ फेमाइन इज व्हेन food is scarce and nothing to eat and people are hungry and they search for food। ठीक है, so that is famine, यानी nothing
हैविंग टू ईट, ठीक है, खाने के लिए कुछ ना होना और हमेशा लोगों का खाने की तलाश में रहना, ये फेमाइन कहलाता है। अच्छा, अब फेमाइन्स के बारे में सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि फेमाइन क्या होता है। देन शी टॉक्स अबाउट द फेमाइन्स ऑफ द हिस्ट्री, यानी हमारी हिस्ट्री में, इंसानी हिस्ट्री में फेमाइन्स किस किस तरह से आए, कब आए और कहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है। सो सबसे पहले शी टॉक्स अबाउट केवमैन, दैट केवमैन जो थे, जो लोग गारों में रहते थे, वो भी असल में फेमाइन्स का शिकार होते थे। जब सर्दियां आती थीं और बहुत शदीद सर्दी थी, उन दिनों में क्या होता था, लोगों को शिकार नहीं मिलता था और वो कहत साली का शिकार हो जाते थे। और जब सूखा पड़ता था तब भी शिकार ना होने की वजह से वो लोग कहत साली का शिकार हो जाते थे। देन राइटर बताती है कि सबसे पहला जो रिकॉर्ड मिलता है हमें फेमाइन का, वो मिलता है एक फ़ैरो का, ठीक है। एक फ़ैरो ने लिखा था ग्रेनाइट पर कि इस वक्त हम मरने वाले हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, एंड नाउ इट इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ। दूसरा फेमाइन का जिक्र जो है वो बाइबल में आता है। वो बाइबल में बताया गया कि व्हेन यूसुफ अलैहिस्सलाम was in Misr and Egypt, so what happened, for 7 years there was a famine। 7 साल तक वहाँ पर एक फेमाइन रहा और उस फेमाइन से मिस्र के लोग, इजिप्ट के लोग इसलिए बच गए क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उसमें मैनेजमेंट थी। उनको खुदा ताला की तरफ से ख्वाब आया और फिर किस तरह से उन्होंने उस फेमाइन से मिस्र को बचाया। लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज़ थे, सराउंडिंग कंट्रीज़ थे, उसमें वो 7 इयर्स का फेमाइन एग्जिस्ट किया और दूर दूर से लोग मिस्र आए, इजिप्ट आए, वो खुराक लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो इन द आर्टिकल में ये चीज़ें उसने बयान की हैं। उसके बाद उस 7 ईयर फेमाइन के बाद वो जिक्र करता है कि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत से फेमाइन है, यानी 1800 तक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, मीन्स टू से 1800, अगर हम फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हम लेते हैं तो भी 350 यानी 350 फेमाइन्स थे सिंस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टिल 1800। 350 फेमाइन्स हैं। देन हमें रॉबिन हुड की जो फॉक टेल्स मिलती हैं उनमें भी फेमाइन्स का जिक्र आता है कि रॉबिन हुड जाके रॉयल गार्डन से उठाते थे गला और वो लाकर गरीबों में तकसीम करते थे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अबाउट द फेमाइन्स। देन इन 20th century चाइना faced worst famine and 95 lakh people perished in that single famine in 20th century in China. Then Russia 1921 to 22, रशिया में 1921 से 1922 में बहुत बड़ा फेमाइन आया। बंगाल 1969 to 1970, it was also a worst famine. Then in India 1964 to 65. So this is the history of famines in the world. दुनिया में फेमाइन्स की जो हिस्ट्री है वो बड़ी है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो फेमाइन्स से काफ़ी हद तक बचे रहे। फेमाइन्स वहाँ भी थे, एवरी 5 ईयर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, एवरी 5 ईयर्स एक फेमान आया, लेकिन फिर भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे उनमें बहुत ज़्यादा फेमाइन्स की रेशो आती है। देन फेमाइन्स की हिस्ट्री बयान करने के बाद हमें कॉजेज़ ऑफ फेमाइन पे राइटर लेकर आता है, ठीक है। वो बताती हैं कि हाउ फेमाइन्स अकर, फेमाइन के होने की वजह क्या होती है, ठीक है, और उसकी सबसे जो बड़ी वजह बयान की गई है दैट इज़ पॉपुलेशन। सो नाउ वी आर ऑन द टाइटल,
ठीक है, यानी हंगर मीन्स फेमाइन मीन्स भूख। तो इस भूख का आबादी के साथ क्या ताल्लुक है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ हंगर विद पॉपुलेशन? सो दे आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस हंगर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, यानी आबादी बढ़ती है तो फिर भूख भी बढ़ती है। अब हम इसको रिलेट करते हैं कि मैन की भी अगर बात की जाती है तो उसमें भी इसीलिए फेमाइंस या उनमें स्कैर्सिटी ऑफ फूड आ जाता था, क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा होते थे। जो उन्होंने अपने लिए शिकार करके संभाल के रखा होता था वो असल में कम पड़ जाता था और ज़्यादा शिकार की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो जब अवेलेबल नहीं होता था तो दैट मीन्स हंगर। फिर उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न एज में। तो मॉडर्न एज में आबादी की जो बढ़ने का तनासुब है वो असल में कहत के बढ़ने के तनासुब के साथ जुड़ा हुआ है। बट नाउ इन मॉडर्न एज, in 21st century, we are not facing as much famines as we faced in the past, but because of the scientific advance, यानी आपको पता है कि प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा हो गई चीज़ों की साइंटिफिक एडवांस की वजह से। उस प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी आबादी भी उसी तनासुब के साथ उसी रेशो से इंक्रीज होती जा रही है। सो दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अलार्मिंग। एक्चुअली इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में राइटर का जो पर्पस है वो हमें बताना है कि आबादी भूख के साथ जुड़ी हुई है और भूख आबादी के साथ जुड़ी हुई है। वो हमें ये बताना चाहती है कि हमें यकीनन अपनी आबादी को कंट्रोल करना है। अगर हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक धमाके की तरह हमारे सामने आएगा और ये जो हमारा प्लेनेट है वो इस आबादी के ज़्यादा होने की वजह से तबाह हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, जी हमें कॉजेज ऑफ फेमाइन में जब हम आते हैं तो कॉजेज ऑफ फेमाइन में हमें जो है वो क्या चीज़ मिलती है? कॉजेज ऑफ फेमाइन। कॉजेज ऑफ फेमाइन में हमें सबसे पहली चीज मिलती है जी पॉपुलेशन, ठीक है। देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में इंक्रीज जो है ना वो किस तरह से आया? अगर हम बात करते हैं कि जब सिंस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एट द टाइम व्हेन देयर वाज क्राइस्ट, सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 300 मिलियन, ओनली 300 मिलियन, यानी सिर्फ 300 मिलियन आबादी थी क्राइस्ट के होते हुए। क्राइस्ट के बाद फिर जैसे ही आगे टाइम आता है तो 1650 तक यानी इन 1650 ईयर्स ओनली द डबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मींस 600 मिलियन। 1650 तक आबादी हुई 600 मिलियन। देन in 1850 it was doubled and became 1 billion, ठीक है जी। यानी 1850 तक 200 सालों में सिर्फ, पहले 1650 सालों में डबल हुई, फिर जस्ट 200 इयर्स में डबल हुई और ये हो गई 1 बिलियन। 1850 से आगे आते हैं तो राइटर ने जब आर्टिकल लिखा है उस टाइम तक ये आबादी हो गई थी 3 बिलियन, बट नाउ दिस टाइम दिस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अराउंड 8 बिलियन, 7 to 8 बिलियंस, ठीक है। तो ये आबादी के बढ़ने की रेशो है, ठीक है जी। अच्छा, राइटर जो है वो इसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन बताता है कि नेक्स्ट 40 इयर्स में जस्ट हमारे पास जो है वो अभी आबादी के बारे में उन्होंने बताया था कि 6 बिलियन हो जाएगी 40 इयर्स में, बट हमने 20 इयर्स में ही ये टारगेट पूरा कर लिया है और हम उससे आगे चले गए हैं, 7-8 पे चले गए हैं। बट एक और अलार्मिंग सिचुएशन राइटर ने बताई है कि नेक्स्ट सेंचुरी तक सिर्फ हमारे पास
इस प्लैनेट पे खड़े होने की जगह बचेगी, हमारे पास और किसी एक्टिविटी की जगह नहीं बचेगी। तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी और फिर लोगों के रहने की जगह कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोचने के लिए उसने हमारे ऊपर छोड़ दी। देन जी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन इंक्रीज की और उसकी कॉजेज़ की। तो जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो कॉजेज़ में सबसे पहले उसने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया है वो उसने बताया जी डिफरेंस इन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। अब डिफरेंस इन डेथ रेट एंड बर्थ रेट क्या है? डेथ रेट और बर्थ रेट में डिफरेंस ये है कि कितने लोग पैदा होते हैं इन 1 ईयर और कितने लोग मर जाते हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितने लोग मरते हैं और कितने लोग पैदा होते हैं पर 1000। एक्चुअली 1000 पर 1000 की बात है। ठीक है, पर 1000 मीन्स क्या है जी, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं बात ये करना चाहता हूं कि डेथ रेट और बर्थ रेट में डिफरेंस की बात उन्होंने क्या की है। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही दुनिया में मेडिकल ने तरक्की की तो मेडिकल की डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जो आबादी में डेथ की रेशो थी वो कम होना शुरू हो गई। यानी मलेरिया से थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो जाती थी एवरी ईयर। ठीक है, मलेरिया से। लेकिन मलेरिया की जैसे ही मेडिसिन दरियाफ्त हुई तो साथ ही वो मिलियंस ऑफ पीपल जो मरते थे उनकी डेथ ख़त्म हो गई, तो वो दुनिया में एग्जिस्ट करना शुरू हो गया। इसी तरह से और बहुत सारी बीमारियां थीं जिनकी वजह से हर साल लाखों लोग मर जाते थे। वो जो डेथ रेशो कम हुई तो साथ ही जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने अपना बर्थ रेट भी कम कर दिया। डेथ रेट कम होने के साथ साथ उनका रिलेटिवली बर्थ रेट भी कम हो गया। बट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये नेक्स्ट फैक्टर उन्होंने बताया है कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ लोगों ने बर्थ रेट उसी तरह से जारी रहा लेकिन डेथ रेट कम हो गया। तो इस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। सो नाउ शी सेज दैट व्हाट हैपेंस, वो कंट्रीज जो बियर कर सकते हैं हाई बर्थ रेट को, वहां पर लो बर्थ रेट है, और ऐसे कंट्रीज जो अपनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को भी बियर नहीं कर सकते वहां पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कंट्रीज़ के लिए नेक्स्ट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, और वो डिफ़िकल्टीज़ यकीनन शिफ्ट होंगी उन कंट्रीज़ पे भी जहां पर बर्थ रेट कम है। तो अगर जैसे उसने अमेरिका की यहाँ पे एग्जांपल दी है, इसमें उसने कहा कि अमेरिका में पर वुमेन 3 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अब वो 3 चिल्ड्रन से मुराद भी ये है कि बाय हाफ, यानी एवरी ईयर बाय हाफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, 1.5 से इंक्रीज हो रही है। तो कह रही है कि इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए ओनली 2 चिल्ड्रन रिप्लेसिंग फादर एंड मदर। ठीक है, यानी 2 लोगों की रिप्लेसमेंट में जस्ट 2 चिल्ड्रन ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि कॉज क्या है, और उन कॉजेज़ में एजुकेशन फैक्टर एक ज़रूर है, अवेयरनेस जो है वो भी ज़रूर है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या है। डेथ रेट और बर्थ रेट को चेक करने के लिए 1000 लोगों का एक सैंपल लिया जाता है, पॉपुलेशन सैंपल। उस सैंपल को जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि 1000 पॉपुलेशन में एक साल में कितने लोग फौत हुए और कितने लोग उसमें पैदा हुए। तो उससे पता चलता है कि इनके डेथ रेट इतना है और बर्थ रेट, यानी अगर 20 उसमें जो है वो बर्थ हुई और 10 डेथ्स हुई, ठीक है, तो इट मीन्स दैट
कि 10 की रेशो से उनकी आबादी बढ़ रही है. सो दिस इज डेथ रेट एंड बर्थ रेट. सो एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल, writer is requesting the people that we should maintain our life, we should care people, but everybody has to take the responsibility to control birth rate in the world if we want to live in this world for the next years, for the future. तो फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा. यानी हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से मुराद ही ये है कि हमें आबादी के आने वाले उस अलार्मिंग सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी से कुछ ना कुछ करना होगा. अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में इसके साथ हमें यकीनन बहुत सारे मसाइल जो हैं वो भी मिलेंगे, तो हमें उनको भी फेस करना होगा. सो थैंक यू सो मच. अभी हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया, इसके हमने आर्टिकल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई है और अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं. क्वेश्चन आंसर्स के बाद फिर हम सिनोनिम्स करेंगे. अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं 4 क्वेश्चंस, वो 4 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में लाजमी आ सकते हैं. ठीक है जी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्ज स्केल as viewed by the author? What does hunger mean on a large scale as viewed by the author? यानी लार्ज स्केल पर हंगर का क्या मतलब है? जैसे फेमाइंस की बात हो रही थी, ठीक है, तो फेमाइंस या हंगर से क्या मुराद है? लार्ज स्केल पे यकीनन इट मीन्स फेमाइन एंड इट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग हंगर. ठीक है जी, जो ज़्यादा देर तक रहती है एंड विच कॉजेज डेथ्स ऑफ पीपल, जो लोगों की मौत का सबब बनती है. ठीक है जी. एंड सेकंड क्वेश्चन इज बहुत आसान है जी, वही मतलब हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन भी की है कि डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइंस ऑफ द पास्ट. यानी जो गुजरे हुए टाइम में कुछ, यानी आप 3 to 4 जो फेमाइंस हैं पास्ट के उनका आप जिक्र करेंगे इसमें, और तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको पता है 4-5 टाइम्स आ चुके हुए हैं, दोनों 4-5 टाइम्स आ चुके हुए हैं दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी, हाउ डू फेमाइंस अकर? फेमाइंस कैसे अकर होते हैं, यानी इनके होने की वजह क्या होती है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉजेज का डिस्कस किया था. पॉपुलेशन है और उसके बाद पॉपुलेशन के बाद क्या है जी, फिर लैक ऑफ एजुकेशन है और लोगों की अवेयरनेस में कमी है. ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें मेन जो है वो पॉपुलेशन का जिक्र करेंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ठीक है जी. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे? व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे? इसका मतलब क्या है जी, इंक्रीज क्यों हो रहा है? डेथ रेट और बर्थ रेट में डिफरेंस. ठीक है जी. पॉपुलेशन आज इस वक्त इस दौर में क्यों है जी? क्योंकि साइंटिफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, मेडिकल डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट की वजह से दुनिया में डेथ रेट कम हो चुका हुआ है. ठीक है, और बर्थ रेट ज़्यादा है. इसी वजह से जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है जी. ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे जो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे. अब हम आते हैं सिनोनिम्स की तरफ. तो फर्स्ट वर्ड जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया, टोटल मैंने आपके लिए 7 सिनोनिम्स 7 वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं जो आपके पेपर में जिनकी आने की सबसे ज़्यादा रेशो है. ठीक है जी. तो फर्स्ट वर्ड है जी स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मीन्स क्या होता है? भूख, हंगर. इसका सिनोनिम क्या होगा? हंगर. ठीक है जी. एंड देन सेकेंड वर्ड इज प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ज़्यादा तादाद में. ठीक है. मच, और इसका सिनोनिम क्या होगा? एम्पल. ठीक है, एम्पल, AMPLE. ठीक है जी. एंड थर्ड वर्ड इज
थर्ड वर्ड इज मैसिव। मैसिव, मैसिव मीन्स बड़े पैमाने पे, ठीक है, ऑन अ ग्रेट स्केल। तो हम इसका सिनोनिम क्या करेंगे जी? ग्रेट, ग्रेट। देन फोर्थ वर्ड इज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मीन्स क्या होता है? चीज़ों का ऊपर नीचे होना, तब्दील होना, चेंज, चेंजेस। तो इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? चेंजेस। देन इज पैरिश्ड, ठीक है जी। फिफ्थ वर्ड इज पैरिश्ड। फिफ्थ वर्ड इज पैरिश्ड। और पैरिश मीन्स क्या होता है? मर जाना, ख़त्म हो जाना, सफ़ा हस्ती से मिट जाना। और इसका हम सिनोनिम क्या लेंगे जी? डाइड, डाइड, ठीक है। पैरिश का सिनोनिम क्या होगा? डाइड। देन सिक्स्थ वर्ड इज रैम्पेंट। रैम्पेंट, बहुत ज़्यादा तादाद में फैला हुआ, वाइडली स्प्रेड। सिक्स्थ वर्ड इज रैम्पेंट, ठीक है जी। ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे बाकी सिलेबस में ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, ठीक है। इसलिए यूनिक वर्ड्स होने की वजह से ये अक्सर आपके पेपर्स में आ जाते हैं, पास्ट पेपर में भी हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो रैम्पेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, ठीक है जी। सेवंथ वर्ड इज पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स मीन्स क्या होता है? पैराडॉक्स मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तजाद, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन या तजाद। सो ये था जी हमारा आज का लेसन और वी हैव डन इट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। राना शहजाद कमर को इजाज़त दीजिए। करियर कारवान का आपको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।